नमस्कार दोस्तों। पीसीएस विद समीर सर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका समीर सर आपके लिए भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड किया है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे सभी लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। हम अपने यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। ये लेक्चर आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे आपका खुद का नोटबुक हो, और बहुत ही सटीक चीज़ें इसमें होंगी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने हमारे सारे वीडियो को अच्छे से फॉलो किया तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, मेंस में आप अच्छा करेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो भारतीय संविधान के भाग। आज के इस लेक्चर में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जो भाग हैं, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आता है, और नागरिकता के बारे में 2 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट आते हैं भाग पर। उससे पहले आप एक काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और सारी चीज़ों को आंख बंद करके अच्छे से फॉलो करिए। आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। फिलहाल भारतीय संविधान की भाग पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन तो पहले नंबर आएगा, और किस भाग में क्या है इतना ही पूछता है, और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद उसमें कितने हैं, बस ये सवाल कई बार बना हुआ है। तो भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसमें पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। आप भी जानते होंगे पहला भाग क्या करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। और इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा भाग हमें बताता है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। और इसका जो अनुच्छेद है वो 5 से लेकर 11 तक है, जिसके बारे में आज के ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। तीसरा भाग क्या है? मौलिक अधिकार। और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसके बारे में बताया गया है। भाग 4 की अगर हम बात करें तो ये है डीपीएसपी अर्थात नीति के निर्देशक तत्व, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। इसके बाद अगर 4A की बात करें तो अनुच्छेद 4A या 4 के बारे में जो है वो उसमें मूल कर्तव्य को बताया गया है, और इसका अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 51 ये अर्थात 51 का। वहीं अगर हम बात करें भाग 5 की तो देखिए भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, मतलब यूनियन यानी कि केंद्र के बारे में बताया गया है। और इसका जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर 151 तक है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। अगर हम अगला भाग देखें भाग 6 तो ये राज्यों के बारे में बताता है। किसके बारे में? राज्यों के बारे में। और ये अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसके बारे में बताया गया है। आगे अगर हम बात करें भाग 7 की तो देखिए भाग 7 की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के बारे में इसमें बताया गया था, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, और इसका अनुच्छेद जो ये संबंधित था जिस अनुच्छेद से वो आर्टिकल था 238। अब अगर बात करें भाग 8 की तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में उल्लेख किया गया है, और इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का अनुच्छेद इसमें वर्णित है। वहीं भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का से ड़ा तक का वर्णन इसमें किया गया है। अब अगर भाग 9 का की बात करें तो इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? 9 का के बारे में नगर पालिका के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या छा तक इसमें वर्णित किया गया है। अब आगे देखें तो भाग 9 के खंड खा की बात करेंगे। भाग 9 के खंड खा में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 या जा से लेकर या ना तक।
हालांकि सहकारी समितियों के बारे में आगे और भी डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करें भाग 10 की, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 और 244 का मतलब 244 और 244 ए के में इसका वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। वहीं भाग 12 की अगर हम बात करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद पर चर्चा की गई है और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक। वहीं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 में इसका वर्णन मिलता है। अब अगर बात करें भाग 14 की, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। इसको हम बार बार दोहरा नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको रिपीट करके फिर से देख लेंगे या इसको लिख के याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब अगर बात करें भाग 14 का मतलब 14A की बात करें तो ये अधिकरण के बारे में है। अनुच्छेद 223 का और अनुच्छेद 223 खा में वर्णन है अधिकरण के बारे में, जो भाग 14 का में आता है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें मिलता है निर्वाचन के बारे में। तो भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक में। अब अगर बात करें भाग 16 की, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है और ये अनुच्छेद 330 से 342 तक। और भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, तो 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेदों को इसमें रखा गया है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, 352 से लेकर 360 तक। वहीं भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन पर चर्चा की गई है, अनुच्छेद 368, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 369 से 392 तक के अनुच्छेदों को इसमें लिया गया है। वहीं भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करें तो इसमें रखा गया है 393 से 395 अनुच्छेद तक। तो आप जानते हैं मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो हम 22 भाषाओं को ही बता रहे हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो भारत में 22 भाषाएं हैं, लेकिन तमाम और भी भाग जुड़े हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ तक हमने बताया और मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको रिपीट करके देख लेंगे। अब हम बात करेंगे नागरिकता पर। तो आइए देखते हैं नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिकता के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, नागरिकता की जहाँ तक बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ना आता हो। आप रिवीजन की दृष्टि से डायरेक्ट देख लीजिए, जो मुझसे पढ़े हुए हैं पहले से उनको तो एकदम रटा होगा कि नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है आप जानते हैं भाग 2 में है और इसका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। और भारत में क्या है भाई, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये भी आप जानते होंगे, बार बार क्वेश्चन आता है। वहीं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो निम्नलिखित तरीके यहाँ दिए गए हैं। तो कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश परंपरा द्वारा प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम एक एक करके जानेंगे। तो भारतीय नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि विस्तार से। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब अगर देखें जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है, तो ये जन्म से नागरिकता की जहाँ तक बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिया हो, जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा। कब से? 26 जनवरी 1950 के बाद। इसके कुछ अपवाद भी हैं,
जैसे विदेशियों के बच्चे और राजनयिकों के बच्चे, मतलब कोई विदेशी भारत में आ रहा तो उसका कोई बाबू हो गया या उसका कोई बच्चा हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये भारत के लोगों के लिए लागू हो रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें वंश परंपरा द्वारा नागरिक, कैसे कैसे, तो 26 जनवरी 1950 के बाद, इसमें भी 26 जनवरी 1950 के बाद की बात की गई है। भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है। भाई कोई है, जैसे आप ही हैं, आप जा रहे हैं इंग्लैंड, वहाँ आपको क्या संतान प्राप्ति हुई, तो कोई ये उस आपका संतान ऐसा थोड़ी ना इंग्लैंड का नागरिक हो जाएगा, क्योंकि आप तो इंडिया के हैं ना, इसलिए आपका पुत्र भी इंडिया का नागरिक होगा। इसमें नोट लिखा है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो देख लेते हैं भाई देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलता है देखते हैं। तो देखिए, पंजीकरण की जहाँ तक बात करें तो पंजीकरण द्वारा जो नागरिकता दी जाती है उसके निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों, लेकिन ये स्थिति अब वर्तमान में 6 माह से बढ़ा करके 5 वर्ष का कर दिया गया है। वहीं दूसरा है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, ठीक है। तीसरा है, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या जो भविष्य में विवाह करेंगे। चौथा है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पांचवा है, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने देखा। अब भूमि विस्तार की बात करें तो भूमि विस्तार में यदि भारत में किसी नए भूभाग को मिलाया जाता है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था बाद में, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता क्या होती है, मिल जाती है। अब कुछ भारतीय नागरिकता से संबंधित अधिनियम जो हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 को हम देखते हैं, बार बार क्वेश्चन बना है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं, तो तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। रीज़न क्या है, आप लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखिए, इस एक्ट के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया, 1986 के एक्ट के तहत। इसमें क्या किया गया देखते हैं। पहला है, अब भारत में जन्म लेने वाले केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, मतलब मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अब उन्हें भारत में कम से कम कितना, 5 साल तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि कितनी थी, 6 महीने थी, ठीक है। अब अगर बात करें, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी दी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ठीक है। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। ऊपर हमने जो देशीकरण का बताया था उसमें देख लीजिए, यहाँ हमने केवल इतना बताया था कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं, इसमें 1986 में जो संशोधन हुआ उसमें इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि 10 वर्ष तक भारत में रहना ही पड़ेगा। पहले यह कितना साल था, 5 साल था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 भारत के सभी राज्यों पर क्या होता है, लागू होता है। अब अगर बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, अभी आप ही ने देखा होगा, बहुत चर्चा रहा। तो इसे 1955 के नागरिकता कानून में कुछ संशोधन के लिए लाया गया। किस में संशोधन करने के लिए, 1955 के कानून में कुछ संशोधन के लिए लाया गया। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 के पहले, कब, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कौन कौन देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। किस किस समुदाय की बात इसमें हो रही है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। कौन से देश के अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, और किसमें संशोधन किया गया? 1955 के नागरिकता अधिनियम में। ठीक है, अब अगर बात करें इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्तों को ढील देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, पहले कितना साल था? 11 वर्ष था, अब इसको 5 साल कर दिया गया। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की कुछ मुख्य बातें हैं जो बार बार एग्जाम में बन सकता है सवाल। यह अधिनियम पारित हुआ लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा को अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को, और 12 दिसंबर उसके अगले दिन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और एक कानून बन गया। तो 10, 11 और 12, ठीक है, ये 3 डेट आप याद रखेंगे। देखिए, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो लागू कब हुआ? 20 दिसंबर 2019 से, और इसमें 7 शरणार्थियों को क्या दिया गया? भारत की नागरिकता दी गई, और 21 देश से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। ठीक है, अब अगर बात करें, कुछ हमने लिखा है, देखिए, इस एक्ट में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकेगी। किसको नहीं प्रदान की जा सकेगी? मुस्लिमों को। इसके पीछे कारण यह दिया गया है कि उक्त देश इस्लामी देश हैं। कौन से? जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो क्या हैं? इस्लामी देश हैं, और मुस्लिम बहुल हैं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी कोई भी मुसलमान भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उन्हें नागरिकता के पूर्ववर्ती नियमों का पालन करना होगा। मतलब 1955, 1986 में जो नियम है उसको पालन करके मुसलमान भी भारत का नागरिकता ले सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। ठीक है, लेकिन इस मतलब जो 2019 में आया नागरिकता अधिनियम, उसमें अल्पसंख्यकों को वरीयता दी गई है। ठीक है, अब अगर बात करें भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, तो देखिए, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न तरीके से हो सकता है। भाई, कोई व्यक्ति खुद ही नागरिकता छोड़ दे, परित्याग कर दे कि भाई हम नहीं रहेंगे भारत का नागरिक, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ठीक है, इसके अलावा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। तो ये 3 तरीके से भारतीय जो नागरिक है वो क्या हो सकता है? नागरिकता से वंचित हो सकता है। मैं देखिए, नागरिकता में इतना ही बता रहा हूँ। आपका काम है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक को आप वेयर एक्ट से देख लीजिएगा कि आर्टिकल किस थ्रू में लिखा गया है। अब मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, हालांकि मैंने जहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे जिस एग्ज़ाम में, 99% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा जो मैंने बताया है। लेकिन आपका 1% का जो चांस है कि अदर से बने, अदर जगह से, उसके लिए आप क्या करेंगे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को देख लेंगे। ये रीज़न क्या है? 5 से 11 तक में नागरिकता को दिया गया है, तो ये आर्टिकल केवल आप देखेंगे। बाकी अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो ये आपका काम है कि 5 से 11 तक के अनुच्छेद को आप वेयर एक्ट से देख लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद को देख लेंगे आप। अगर वेयर एक्ट नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, तो आप गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन 5 से 11 तक के आर्टिकल को आप देखेंगे। फिलहाल आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करूंगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। अगला जो टॉपिक है वो बड़ा ही मेन टॉपिक होगा, वो होगा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में आगे लाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकार में बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है और वो बड़ी ही पेचीदा चीज़ है। सबसे बड़ा टॉपिक है संविधान का, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप उसको हम फुर्सत में बढ़िया से अगले लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।